गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, जो कि व्यतिकरण की घटना पर आधारित है और अध्यारोपण के सिद्धांत का इसमें यूज़ किया जाता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। देखिए, यंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक गत्ता लिया, उसके बाईं ओर एक प्रकाश स्रोत रखा S, बाईं ओर एक प्रकाश का स्रोत रखा और इस गत्ते में एक छोटा छेद किया। छेद करने से हम क्या देखते हैं कि प्रकाश इस छेद में से बाहर गोलीय तरंगाकार के रूप में निकल रहा है। क्योंकि हाइगेन का तरंग सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, तो हाइगेन ने बताया कि प्रकाश सदैव तरंगाकार के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक, अब तरंगाकार के रूप में मतलब तरंगें, कैसी तरंगें होती है, श्रृंग गर्त, इस तरह से। तो श्रृंगों को हम किससे बता रहे हैं, गहरी लाइनों से, ये जो सतत लाइनें हैं, और गर्तों को हम किससे बता रहे हैं, डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब उसने क्या किया, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है तो हमें कम से कम 2 किरणें चाहिए, और 2 किरणें हमें बनानी है तो या तो हम 2 प्रकाश के स्रोत अलग अलग लें। 2 प्रकाश के स्रोत अलग अलग लेने में तरंग दैर्ध्य का डिफरेंस आ जाता है, और हमारी जो व्यतिकरण की शर्त है वो ये है कि तरंग दैर्ध्य दोनों किरणों की समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम लगभग समान होनी चाहिए। तो अब हम 2 अलग अलग प्रकाश स्रोत लें, उससे अच्छा हम ये करते हैं, यंग ने ये किया कि एक ही प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत प्राप्त किए। उसने एक ही प्रकाश स्रोत का 2 प्रकाश स्रोतों में विभाजन किया। कैसे किया कि इस प्रकाश स्रोत के सामने उसने एक गत्ता लगाया बड़ा, और उस गत्ते में 2 छिद्र किए, S1 और S2, 2 रेखा छिद्र कर दिए। तो क्या होगा कि एक ही प्रकाश स्रोत से जो ये प्रकाश आ रहा है, इसकी पूरे की तरंग दैर्ध्य समान है, और वही प्रकाश आगे जाकर 2 प्रकाश स्रोतों में डिवाइड हो गया। अब इनसे भी प्रकाश जो है तरंगाग्रों के रूप में आगे निकलता है। जैसा ये था वैसा ये था। तो यंग ने सबसे पहले क्या किया कि एक ही प्रकाश स्रोत को 2 प्रकाश स्रोतों में विभाजित कर लिया, ताकि प्रकाश स्रोत कैसा रहे, एक वर्णी रहे। एक वर्णी का अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य चेंज नहीं हो रही है, एक ही वर्ण है उसमें, एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य उसके अंदर मौजूद है। तो अब क्या हुआ कि अब एक प्रकाश स्रोत को S1 और S2 2 स्लिट में, उसमें 2 रेखा छिद्रों के रूप में उसने बदल लिया। अब इन स्लिटों से भी प्रकाश जो है गोलीय तरंगाकारों के रूप में बाहर निकल रहा है। देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर गहरी लाइनों से श्रृंग को बता रहे हैं, ये श्रृंग है, और डॉट लाइन जो है डॉट, उनसे हम गर्तों को बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। बनावट हमने देख ली है, दोनों स्लिट हैं S1 और S2, इनके मध्य की दूरी d मानी उसने। दोनों स्लिट जो ये नई बनाई है स्लिट, उसने उन दोनों स्लिटों के मध्य, यानी दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी कितनी है, d, और प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य की दूरी उसने मानी D। क्या लिखेंगे बनावट में कि S1 और S2 द्विरेखा छिद्र से D दूरी पर एक पर्दा रखा होता है, जिस पर व्यतिकरण प्रारूप हमें प्राप्त होता है। पर्दा, स्क्रीन, जिस पर व्यतिकरण प्रारूप हमें प्राप्त हो रहा है। क्या होता है, देखिए, प्रकाश स्रोत S1 से ये श्रृंग, ये गर्त, ये श्रृंग, गहरी लाइन श्रृंग है, डॉट वाली लाइन गर्त है। श्रृंग गर्तों के रूप में प्रकाश बाहर निकल रहा है तरंगाकारों के रूप में। इसी तरह से S2 से निकलेगा श्रृंग गर्त। देखिए, जहां पर S1 के श्रृंग का S2 के श्रृंग से मिलान होगा, व्यतिकरण होगा, अध्यारोपण होगा, जहां पर S1 का S2 से अध्यारोपण होगा, श्रृंग का श्रृंग से और गर्त का गर्त से, श्रृंग का श्रृंग से, गर्त का गर्त से। ठीक है, तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि समान कला में दोनों किरणें मिलेंगी एक दूसरे से। श्रृंग के साथ श्रृंग मिलेगा, गर्त के साथ गर्त मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, श्रृंग श्रृंग से, और जहां गर्त गर्त से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, ये रहा गर्त, डॉटेड लाइन, इसकी डॉट लाइन, इसकी डॉट लाइन, इसकी गहरी लाइन, इसकी गहरी लाइन, दोनों मिल रही हैं। उनको मैंने गहरे गोले बनाकर व्यक्त किया है। गहरे गोले का मतलब है कि वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त मुझे हो रहा है। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद जहाँ पर गहरी लाइन डॉट लाइन से मिल रही है, S1 की गहरी लाइन S2 की डॉट लाइन से मिल रही है, यानी श्रृंग गर्त से मिल रहा है, या S1 का गर्त S2 के श्रृंग से मिल रहा है, S1 की डॉटेड लाइन S2 के गहरी लाइन से जाकर मिल रही है, यानी श्रृंग का गर्त से या गर्त का श्रृंग से अध्यारोपण हो रहा है, वहाँ पर हमें कैसी, वहाँ पर क्या मैंने उसको गोलों को कैसे बनाया, खाली खाली गोले बनाए हैं, खाली। तो यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, ये जब व्यतिकरण होकर नई तरंगों का निर्माण हो गया, और नई तरंगों के निर्माण से पर्दे पर हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ पर ये श्रृंग श्रृंग से गर्त गर्त से मिल रहा है, वहाँ पर हमें चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है। देखो ये चमकीली, ये जो मैंने खाली वाली बनाई है, खाली का मतलब चमकीली है। और जहाँ पर श्रृंग का गर्त से और गर्त का श्रृंग से मिलान हो रहा है, यानी खाली खाली गोले बनाए हैं, वो देखो यहाँ जाकर ये गहरी मैंने वो बनाई है, यानी काली फ्रिंज मिलेगी, अंधेरा मिलेगा। ठीक है, ये काली, ये चमकीली, फिर ये चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली, इस तरह से पर्दे पर पूरे पे हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। और हमें क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें मिलती हैं। क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चमकीली और गहरी, चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती है, इसे कहते हैं व्यतिकरण प्रारूप, पैटर्न। और ये एकांतर क्रम में होती हैं, पहले चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली, फिर चमकीली, इस तरह से। ठीक है, और ये फ्रिंजें समान चौड़ाई की प्राप्त होती हैं, यानी जितनी चौड़ाई चमकीली फ्रिंज की उतनी चौड़ाई काली फ्रिंज की प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि हो गई। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण आगे करेंगे। तो गणितीय विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया चित्र बनाते हैं, किरण चित्र बनाएंगे हम इस एक्सपेरिमेंट का क्या बनाएंगे, किरण चित्र, ज्यामितीय चित्र बनाएंगे। देखिए, ये प्रकाश स्रोत S था, फिर यहाँ S जो है S1 और S2 में कन्वर्ट हो गया। ये प्रकाश स्रोत S से किरणें चली, S1 पे गई, S2 पे गई। ठीक है, और यहाँ पर रखा है हमारा पर्दा, ये पर्दा है। दोनों प्रकाश जो S1 और S2 स्लिट हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी है, S1 और S2 के मध्य की दूरी है D, स्मॉल d। कितनी है, स्मॉल d है। ठीक है, पर्दे का मध्य बिंदु जो S1 और S2 का मध्य बिंदु है, उससे मैंने पर्दे का मध्य बिंदु को मिला दिया है। S1 और S2 के बीच का मध्य बिंदु O माना है मैंने। ठीक है, O, और पर्दे के ऊपर जो मध्य बिंदु है उसको मैं O' मान रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये हमारा हेडिंग है। गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं। पर्दे की दूरी कितनी है स्लिटों से, कैपिटल D है। मान लो मुझे एक फ्रिंज यहाँ बिंदु P पर प्राप्त हो रही है, कोई सी भी हो सकती है, चमकीली या चमकीली हो सकती है और काली भी हो सकती है। कैसे प्राप्त होगी कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली, यहाँ पहुँची बिंदु P पर, मध्य बिंदु से भी मैं इसको मेरी सुविधा के अनुसार मैं मिला देता हूँ, सुविधा के लिए, ताकि मैं इसको गणितीय विश्लेषण कर सकूं। और तीसरी किरण यहाँ से चलेगी। ठीक है, मैंने एक किरण S1 से चलाई, एक S2 से, और मेरी सुविधा के लिए मैंने बीच में से मध्य बिंदु से D से इसको मिला दिया P से। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो ये S1 और S2 के मध्य बिंदु जो है O, ठीक है, यहाँ पर मैं इस कोण को मान रहा हूँ थीटा। ये कोण क्या माना है मैंने, थीटा। बिंदु P पर क्या प्राप्त हो रहा है, माना सबसे पहले लिखेंगे स्लिट S1 व S2 के मध्य दूरी कितनी है, D, ये मानिए, माना, एवं स्लिट
S1 व S2 के मध्य बिंदु से पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी कितनी मानी मैंने, कैपिटल D मानी। ठीक है, ये दोनों मान ली। और बिंदु P पर माना, बिंदु P पर एक फ्रिंज प्राप्त हो रही है, एक फ्रिंज प्राप्त हो रही है। ठीक है, मेरी हेडिंग क्या है, यंग द्विरेखा चित्र प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। जो मुझे पर्दे पर इस तरह से फ्रिंज मिल रही थी, एक चमकीली एक काली, इस तरह से मुझे एक फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, चाहे वो चमकीली हो चाहे काली हो। ठीक है, तो मैं अब इसको सीधे सीधे कोई फुट्टा स्केल से तो नाप नहीं सकता, क्योंकि ये तो पैटर्न ऐसा है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब दिखाई देता है। ठीक है, अब उसको मैं फुट्टा लेके स्केल लेके कैसे नापूं? उसके लिए एक हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं कि ये जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं मुझे एकांतर क्रम में प्राप्त हो रही हैं। कैसे प्राप्त हो रही हैं? एकांतर, चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली। ठीक है, यदि मैं पर्दे के मध्य बिंदु से देखो, यहां पर मान लो काली फ्रिंज है, फिर ये चमकीली फ्रिंज है, फिर यहां पर काली फ्रिंज है। ठीक है, मुझे चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मुझे चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि मैं देखो यहां से NV, ये NV काली फ्रिंज है, ये NV काली फ्रिंज है, इसकी पर्दे से दूरी ज्ञात कर लूं। पर्दे के मध्य बिंदु O' से यदि मैं NV काली फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लूं, और फिर ये कौन सी फ्रिंज है, N+1V है काली, N+1V काली है। यानी जैसे मान लो ये 10वीं है तो ये 11वीं है, ये नहीं है, ये है 11वीं काली, क्योंकि ये काली है, ये काली है। ये 10वीं है तो ये 11वीं है, यानी ये NV है तो ये N+1V काली है। ठीक है, इसी तरह से चमकीली के लिए होगा। मान लो ये NV चमकीली है तो ये कौन सी हो जाएगी, N+1V चमकीली, ये चमकीली होगी। ठीक है, अगर मैं पहले इस NV चमकीली फ्रिंज की दूरी पर्दे के मध्य बिंदु O' से ज्ञात कर लूं, NV चमकीली फ्रिंज की दूरी पर्दे के मध्य बिंदु O से ज्ञात कर लूं, और फिर मैं अगली N+1V चमकीली की याद करूं, पर्दे के मध्य बिंदु से इस वाली फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लूं, और फिर इस दूरी में से, यानी इस फ्रिंज की दूरी में से इस फ्रिंज की दूरी को घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, बीच की फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी ना। अगर मैं N+1V चमकीली फ्रिंज की दूरी में से NV चमकीली फ्रिंज की दूरी को घटा दूं तो मुझे बीच की दूरी प्राप्त होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी। तो इस अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, पर्दे पर दूरी दिखाई है। देखो, पर्दे का मध्य बिंदु O' है, और इस O' से Y दूरी पर, माना O' से Y दूरी पर एक फ्रिंज प्राप्त हो रही है, कोई सी भी एक फ्रिंज प्राप्त हो रही है। ठीक, पर्दे के मध्य बिंदु O' से बिंदु P पर एक फ्रिंज प्राप्त होती है जिसकी O' से दूरी Y है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां पर देखता हूं, ये कोण थीटा माना है मैंने, O', P एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस न्यून कोण को मैं थीटा कोण मान रहा हूं। अगर ये कोण थीटा है तो मैंने क्या किया, S1 प्रकाश स्रोत से, ठीक है, और मैंने किस पे, S2P के ऊपर एक लंब डाला, ये लंब डाल दिया मैंने, S1 से S2P पर एक लंब डाल दिया। क्यों डाला है मैंने लंब? देखिए व्यतिकरण में मुझे कोई सी भी एक चीज प्राप्त करनी है, या तो पथांतर या कलांतर। यदि मुझे व्यतिकरण का अध्ययन करना है, ठीक है, अलग अलग केस डिफाइन करने हैं, संपोषी, विनाशी, तो मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल कलांतर चाहिए या पथांतर चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम पथांतर निकाल रहे हैं। एक किरण कौन सी है, S1P, दूसरी किरण दूसरे स्रोत से कौन सी है, S2P। यही तो दो तरंगे हैं, इन तरंगों के बीच में अध्यारोपण हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। कौन कौन सी है, S1P और S2P, इनके बीच में ही तो हो रहा है।
तो S1 से चलने वाली तरंग पर्दे तक S1P दूरी तय कर रही है। S1 से जो चली पर्दे पर कहां पहुंच रही है? P पर। तो S1P दूरी तय कर रही है और S2 से चलने वाली तरंग पर्दे तक S2P दूरी तय कर रही है। और हम देख सकते हैं इस चित्र से S1P और S2P बराबर नहीं है, यानी इनके पथों में अंतर है, वही तो पथांतर है और वही मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, पथांतर कितना होगा? अतः पथांतर कितना हो जाएगा? S2P माइनस S1P, ये होगा। S2P में से यदि मैं S1P को घटा दूं तो यही होगा। अब देखो ये पथांतर कैसे है, इस पथांतर को मैं कैसे निकालूं? इस पथांतर को निकालने के लिए मैंने क्या किया, S1 से S2P के ऊपर एक लंब डाल दिया। ये रहा, ये लंब डाला है। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, अंदर वाला। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। कौन सा कोण? S2 S1, और इस बिंदु को मैंने मान लिया A। ठीक है, जहां पर लंब डाला है वो बिंदु कौन सा है? A है। तो कौन सा कोण? S2 S1 A, ये कोण भी थीटा होगा। कौन सा? अगर O'OP कोण थीटा है तो S2 S1 A कोण भी थीटा होगा। ठीक है, तो मेरे को यहां पर दो त्रिभुज प्राप्त हो गए हैं। ठीक, और पथांतर कितना हो गया? S2P माइनस S1P, ये किसके बराबर है? S1A के बराबर है। चित्र से देखिए आप, S2P माइनस S1P। जब मैंने यहाँ S1 से S2P के ऊपर लंब डाला है तो वो बिंदु A पर मिला है। लंब डालने के बाद इनके पथ समान हो गए, S1P और AP ये बराबर है। अंतर कहाँ है? S2A, यही तो पथांतर है। S2A जो है यही तो पथांतर है। ठीक है, S2A आएगा यहाँ, कितना आएगा? S2A, ये पथांतर है। इस पथांतर S2A को मैं डेल्टा x लिख देता हूँ, ये पथांतर है मेरा। तो समीकरण 1 से ये पथांतर आ गया। ठीक है, डेल्टा x बराबर कितना है? S2A के। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? देखिए, सबसे पहला समकोण त्रिभुज है OO'P में, OO'P में tan थीटा बताओ कितना होगा? tan थीटा, ये आधार है, ये लंब है, तो कितना हो जाएगा? O'P, ये लंब, और आधार कितना हो गया? OO'। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो गया? O'P कितना है? y, और OO' कितनी है? स्लिट से पर्दों की दूरी कैपिटल D, तो ये tan थीटा आ गया y/d के बराबर। समीकरण 2। दूसरा समकोण त्रिभुज मैंने लिया है, दूसरा समकोण त्रिभुज मैं ले रहा हूं S2A S1A S2, S1A S2, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज से मुझे sin थीटा का मान बताइए कितना होगा? S1A S2। ठीक है, तो लंब हो गया S2A और कर्ण हो गया S1 S2। चित्र से लंब कितना हो गया? S2A और कर्ण हो गया S1 S2। तो sin थीटा कितना हो जाएगा? S2A है पथांतर डेल्टा x, और S1 S2 क्या है? स्लिटों के मध्य की दूरी स्मॉल d। ये देखो मैंने sin थीटा निकाल लिया। तो tan थीटा और sin थीटा के मान मैंने ज्ञात कर लिए यहाँ पर चित्र से। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि थीटा कोण अत्यल्प हो, यदि कोण थीटा कैसा है? अत्यल्प है, अत्यल्प हो तो हमें पता है साइन थीटा थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है लगभग। ये हम पढ़ते आए हैं पहले से ही।
इनके अगर विस्तार करें, साइन थीटा का विस्तार करें, एक्सपेंशन करें और टेन थीटा का एक्सपेंशन का सूत्र लिखें, तो अगर थीटा कोण यदि अत्यल्प है तो साइन थीटा थीटा के बराबर और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। जब साइन थीटा भी थीटा के बराबर है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होगा। अगर थीटा कोण अत्यल्प है तो साइन थीटा टेन थीटा के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 बराबर करो, बराबर कर देंगे। समीकरण 2 कितनी है, y अपॉन डी। समीकरण 3 कितनी है, डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से मैंने एक एनवी फ्रिंज बन रही है यहाँ पर बिंदु P पर, उसकी दूरी y, पर्दे के मध्य बिंदु से उसकी दूरी y कितनी आ जाएगी, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल। ये मैंने ज्ञात कर लिया। समीकरण 4, समीकरण 4 से मैंने बिंदु P, पर्दे पर स्थित बिंदु P पर बनने वाली फ्रिंज की पर्दे के मध्य बिंदु O' से दूरी ज्ञात कर ली है। और सब ज्ञात चीजें हैं, देखो डेल्टा x पथांतर है, कैपिटल D पर्दे की दूरी, स्मॉल d स्लिटों के मध्य की दूरी, सारी चीजें ज्ञात हो गई। बस मुझे करना क्या, पथांतर ही तो रखना है, पथांतर रखना है बस, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, चमकीली और काली फ्रिंज के लिए। तो मैंने एक फ्रिंज की दूरी ज्ञात करी, अभी केवल दूरी ज्ञात हुई है, मुझे चौड़ाई तो बाद में ज्ञात करनी है, और उस चौड़ाई को ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था आपको अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले है चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। देखो चमकीली फ्रिंज किसके बीच में बन रही है, चमकीली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज दो काली फ्रिंजों के बीच में बन रही है। ठीक है, चमकीली फ्रिंज कहाँ बन रही है, दो काली फ्रिंजों के मध्य बन रही है चमकीली फ्रिंज। तो मेरे पास है क्या हाथ में, केवल पथांतर है मेरे हाथ में। चमकीली फ्रिंज कहाँ बन रही है, ये चमकीली फ्रिंज कहाँ बन रही है, काली, दो काली फ्रिंजों के मध्य बन रही है। ये NV काली और ये N+1V काली, काली काली, दो काली फ्रिंजों के मध्य चमकीली फ्रिंज बन रही है। तो यदि मैं N+1V काली फ्रिंज की दूरी में से NV काली फ्रिंज की दूरी को घटा दूं, इसकी दूरी में से इसकी दूरी घटा दूं, तो क्या आएगा, बीच का ये गैप ही तो आएगा, और ये गैप क्या है, चमकीली फ्रिंज ही तो है। इसकी दूरी में से इसकी दूरी को मैं घटा दूं, पर्दे के मध्य बिंदु से इसकी दूरी में से इसकी दूरी को घटा दूंगा, तो बीच का गैप ही तो आएगा मेरे पास, और वो गैप क्या है, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है, तो चमकीली फ्रिंज कहाँ बन रही है, दो काली फ्रिंजों के मध्य बन रही है। चमकीली फ्रिंज दो क्रमागत, कैसी, क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य बन रही है, फ्रिंजों के मध्य बन रही है। ठीक है, अतः काली फ्रिंज के लिए, अतः काली फ्रिंज के लिए पथांतर, अतः NV काली फ्रिंज के लिए, NV काली फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा, डेल्टा x। हमने देखा था काली फ्रिंज कब बनती है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है। कब होता है, विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, 2n+1 λ/2। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। काली फ्रिंज के लिए यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x कितना होता है, 2n+1 λ/2। कौन सी फ्रिंज है ये, NV काली। कौन सी है, NV काली। अगली काली फ्रिंज कौन सी होगी, N+1V। अगली काली फ्रिंज कौन सी होगी, N+1V। ठीक है, तो ये NV फ्रिंज के लिए पथांतर है। ठीक है, अतः NV काली फ्रिंज की पर्दे के बिंदु O' से दूरी
कितनी हो जाएगी, वाई काली, ठीक है, या यूं कहें वाई एन, कितनी हो जाएगी वाई एन, एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी काली फ्रिंज के लिए काली फ्रिंज की पर्दे के बिंदु ओ डैश से दूरी वाई एन किसके, इसमें रख देंगे सूत्र में, देखो डेल्टा एक्स कितना है, ये रहा 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, और बाकी डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी तो बराबर है, सेम है, ठीक है। ये समीकरण 5 आ गई मेरे पास। मैंने एनवी काली फ्रिंज की पर्दे के मध्य बिंदु ओ डैश से दूरी ज्ञात कर ली है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, n+1v, कौन सी फ्रिंज चाहिए, n+1v काली। अब n+1v काली फ्रिंज के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, n की जगह क्या रखना है, n+1 रख दो, तो पथांतर कितना हो जाएगा 2, n की जगह कितना, n+1 पहले से ही है, लैम्डा अपॉन 2, खोलो इसको, 2n+2+1 पहले से ही है, लैम्डा अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2n+3 लैम्डा अपॉन 2, ये पथांतर है n+1v काली फ्रिंज के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पथांतर से हम n+1v, अतः n+1v काली फ्रिंज की ओ डैश से दूरी कितनी हो जाएगी, yn+1, यही होगी, n+1v काली है तो yn+1, ठीक, कितनी हो जाएगी, पथांतर का मान रखो 2n+3 लैम्बडा अपॉन 2 और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पहले से ही है, यहाँ रख दिया सूत्र में मान डेल्टा एक्स का, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, समीकरण 5 से n+1v काली फ्रिंज की पर्दे के मध्य बिंदु ओ डैश से दूरी मेरे को प्राप्त हो गई है। ये n+1v काली फ्रिंज की दूरी है, ये nv काली फ्रिंज की दूरी है। अगर इस दूरी में से इस दूरी को घटा दूंगा, n+1v काली फ्रिंज की दूरी में से nv काली फ्रिंज की दूरी को मैं घटा दूंगा तो चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। इनके बीच में ही तो है वो, इनके बीच में ही है, अतः चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, अतः चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई को मैं बीटा से लिख रहा हूँ, ठीक है, और चमकीली फ्रिंज को मैं लिख रहा हूँ दीप्त, क्या लिख रहा हूँ, दीप्त या चमकीली, बीटा चमकीली लिख लो या बीटा दीप्त लिख दिया, और काली फ्रिंज को मैं अदीप्त लिख सकता हूँ, चमकीली को दीप्त और काली को अदीप्त, तो कितनी हो जाएगी बीटा दीप्त, n+1v काली फ्रिंज की दूरी में से nv काली फ्रिंज की दूरी को घटा दिया, ठीक है। रख दो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो समीकरण 6 और 5 से, ये 6 है समीकरण 6 और 5 से मान रखेंगे, देखो रखते हैं 2n+3 लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी में से 2n+1 लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा 2n+3 माइनस 2n+1, 10-15 मिनट, हाँ ठीक है। तो बीटा चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, देखो लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो इसमें से घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2n माइनस का 1, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ कितना आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बीटा चमकीली फ्रिंज यानी दीप्त फ्रिंज कितनी आ गई, बीटा दीप्त चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ गई, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। समीकरण 7 से चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हमें प्राप्त हो जाती है। ये चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई है। अब इसी प्रकार से हम काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। काली फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या होगा, काली फ्रिंज कहाँ बन रही है, दो चमकीली फ्रिंज के बीच में बन रही है, दो चमकीली फ्रिंज के बीच में बन रही है। अब हम क्या करेंगे, nv चमकीली और n+1v चमकीली दोनों फ्रिंजों की पर्दे के मध्य बिंदु o डैश से दूरी ज्ञात करेंगे,
और n+1वीं चमकीली फ्रिंज की दूरी में से nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी को अगर घटा देंगे तो n+1वीं और nवीं चमकीली फ्रिंज के बीच में कौन सी बन रही है, काली फ्रिंज बन रही है, उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, यहां लिखते हैं। दूसरा, काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, काली फ्रिंज कहां बन रही है, काली फ्रिंज दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच में बन रही है, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य बन रही है, फ्रिंजों के मध्य बन रही है। अतः nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए, अतः nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर कितना हो जाएगा। देखो चमकीली फ्रिंज कब बनती है, जब समपोषी व्यतिकरण हो। कौन सा व्यतिकरण, समपोषी हो। और nवीं फ्रिंज बन रही है तो पथांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा x n लैम्बडा। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। पथांतर कितना होगा, n लैम्बडा। nवीं फ्रिंज n लैम्बडा, चमकीली है, समपोषी व्यतिकरण। ठीक, तो ये तो हो गया समीकरण 8। अब कौन सी लेनी है, n+1वीं चमकीली, सॉरी ये हमने निकाल लिया पथांतर, पथांतर निकाल लिया। अतः nवीं चमकीली फ्रिंज की o डैश से दूरी कितनी हो जाएगी, yn होगी चमकीली की। ठीक है, सूत्र में रखो समीकरण 4 में। समीकरण 4 जो सूत्र था, y = डेल्टा x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। डेल्टा x क्या है, पथांतर n लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। समीकरण 4 से ये हमने क्या निकाल लिया, समीकरण 8। समीकरण 8 से nवीं चमकीली फ्रिंज की o डैश से दूरी ज्ञात कर ली है। ये तो होगी nवीं। अब n+1वीं चमकीली देखेंगे। अब n+1वीं चमकीली फ्रिंज की o डैश से दूरी ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, n+1वीं चमकीली फ्रिंज, n+1वीं चमकीली फ्रिंज का पथांतर कितना होगा, डेल्टा x = कौन सी फ्रिंज है, n+1वीं। तो सूत्र क्या है, डेल्टा x = n लैम्बडा। तो यहां से कितना हो जाएगा, n+1 लैम्बडा। n की जगह क्या आ जाएगा, n+1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये पथांतर है। अतः n+1वीं चमकीली फ्रिंज की o डैश से दूरी कितनी हो जाएगी, yn+1। समीकरण 4 से पथांतर इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, अब पथांतर कितना है, ये रहा n+1 लैम्बडा और कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये हो गई समीकरण 9। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 8 को घटा देंगे। ये भी चमकीली, n+1वीं चमकीली, ये nवीं चमकीली, n+1वीं चमकीली में से nवीं चमकीली घटाएंगे तो बीच में कौन सी फ्रिंज बन रही है, काली। तो काली फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी मेरे पास। अतः काली फ्रिंज की चौड़ाई ठीक है, काली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी, बीटा काली, काली लिखो या अदीप्त लिख दो, जो मर्जी हो वो लिख दो। ठीक है ना, हमने चमकीली को दीप्त लिखा और काली को अदीप्त लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, yn+1 में से yn को घटा दो। समीकरण 9 में से समीकरण 8 को घटाना है। रखो मान n+1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन D माइनस n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, खोल दो इसको, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो अब आप देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये और ये यहाँ पर कैंसिल हो गए हैं। तो बीटा अदीप्त कितनी प्राप्त हुई है, बीटा अदीप्त लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। समीकरण 10। अरे ये क्या, समीकरण 7 और समीकरण 10 को देखिए आप, समीकरण 7 और समीकरण 10 को देखिए।
बीटा दीप्त और बीटा अदीप्त दोनों बराबर आ रही हैं, अर्थात काली फ्रिंज की चौड़ाई चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर है। सिद्ध हो गया कि जो फ्रिंजें हैं वो समान चौड़ाई की बनेंगी, चाहे वो काली हो चाहे वो चमकीली हो, सारी फ्रिंजें समान चौड़ाई की बनेंगी, बिल्कुल। और सूत्र क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डी। लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, डी पर्दे की दूरी, स्मॉल डी स्लिटों के मध्य की दूरी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे अंकित प्रश्न भी पूछा जाता है और ये पूरा का पूरा टॉपिक 4 नंबर में डेरिवेशन में पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। अब एक चीज़ आती है, मान लो हमने n अपवर्तनांक वाला एक माध्यम रख दिया, निर्वात की जगह हमने क्या कर दिया, n अपवर्तनांक वाला माध्यम बीच में रखा है, तो फिर फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें पता है यदि माध्यम n अपवर्तनांक वाला है तो जो तरंगदैर्ध्य है वो लैम्बडा डैश किसके बराबर हो जाएगी, लैम्बडा अपॉन n के। तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है अपवर्तनांक से, ठीक है। तो जब लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन n हो गई तो बीटा लैम्बडा डैश अपॉन डी हो जाएगी, लैम्बडा डैश डी अपॉन डी नए माध्यम में, और मान कितना हो जाएगा, यहाँ से रख देंगे लैम्बडा डैश का मान। यहाँ पर n क्या है, संख्या नहीं है, ये अपवर्तनांक है, ठीक है। तो अगर n अपवर्तनांक वाले माध्यम में हम इस पूरे पैटर्न को देख रहे हैं, व्यतिकरण को, यंग के प्रयोग को, तो सूत्र क्या होगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एन स्मॉल डी। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा। धन्यवाद।